सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के संदर्भ में हमने जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था उसके प्रतिफल में क्या क्या स्थितियां उभर कर आईं, इसके विषय में जाना। वी लर्नड अबाउट द consequences of continental drift theory, that how Pangaea got splitted into the number of continents and thus giving rise to the number of oceans also, कि किस तरह से पेंजिया के टुकड़े होने पर किस तरह से वर्तमान महाद्वीप अपने अस्तित्व में आए, साथ ही साथ किस तरह से महासागरीय भाग भी अस्तित्व में आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब सीमा में जो सियाल का परस्पर टकराव हुआ उसके प्रतिफल में जो नवीन मुर्दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द अकरेंस of the Youngfold Mountains because of the collision in the Sial layers along the सीमा margins। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पश्चिमवर्ती प्रवाह के कारण से जो महाद्वीपों के असंगठित पार्ट छूट गए थे उनके कारण से द्वीपीय चाप की उत्पत्ति हुई। He explained about the formation of island arcs because of the leftover parts of the westward drifting continents. And also he explained about the carboniferous glaciation in the southern hemisphere। उन्होंने ये भी बताया कि इसी दौरान दक्षिणी ध्रुव के इर्द गिर्द कार्बोनिफेरस हिमानीकरण हुआ था। फिर उन्होंने अपने जो सिद्धांत को बल देने के लिए, सिद्धांत को तर्कयुक्त बताने के लिए उन्होंने कई सारे प्रमाण भी प्रस्तुत किए, जिनमें से कुछ की चर्चा हम कल कर चुके हैं। He also suggested he gave a number of evidences so as to explain that the theory propounded by him was very legitimate। इसमें उन्होंने किस तरह से ये भी बताया कि यदि आज हम महाद्वीपों के तट को देखें और परस्पर जोड़ने का प्रयास करें तो वो एक दूसरे के अंदर समाहित होकर के एक वाले स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। When the broke all the coastline of the continents, when they are zigzag-fitted, when they are put close together, they can frame the earlier Pangaea as suggested by Wagner। फिर उसके अलावा उन्होंने जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट पर किस तरह से एकदम स्पष्ट रूप से जिग्सॉफिट व्यवस्था को देखा जा सकता है ये बताया। इसके साथ साथ जो उन्होंने तीसरा प्रमाण दिया वो कैलिडोनियन और हर्सिनियन जो पर्वत श्रेणियाँ अंध महासागर के सहारे थीं उसके विषय में बताया। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट अलोंग द Atlantic Ocean, along the coastline of the various continents, the similar type of mountain ranges can be visualized. That gives the glimpse that they had been connected to each other in the ancient times। अब इसके पश्चात जो उन्होंने एक और प्रमाण दिया वो ये था कि अंध महासागर के सहारे विशेषकर जो दक्षिणी अमेरिका, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है उनके द्वारा, कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट के सहारे बिल्कुल समान प्रकार के खनिज तत्वों का जो खनिज चट्टानें हैं उनका विस्तार देखने को मिलता है। इन दिस स्लाइड यू कैन वेरी वेल दिस इज़ वन ऑफ द एविडेंस गिवन बाय वैगनर वेयर द मिनरल सिमिलैरिटी in the east coastline of South America and the western coastline of Africa can be very well seen। Now इस स्लाइड के अंदर ABCD ये स्पष्ट करते हैं चट्टानों की समानता के संदर्भ में कि किस तरह से तट के सहारे समान हैं। ए जो है वो एंशियंट ग्रेनाइट को बताता है कि आदिकालीन बहुत प्राचीनतम जो ग्रेनाइट चट्टानों का विस्तार ए को बताता है। बी सजेस्ट द गोंडवाना रॉक्स, बी स्पष्ट करता है गोंडवाना युगीन चट्टानों के विषय में। सी सजेस्ट सिलूरियन कार्बोनिफेरस रॉक्स एंड
जो सी है वो कार्बोनिफेरस सिलूरियन युग के चट्टानों को दर्शाता है, एंड डी एंशिएंट सिलूरियन रॉक्स। और ये जो प्राचीनतम सिलूरियन रॉक्स हैं वो डी यानी कि काले वाले भाग द्वारा दर्शाए गए हैं। तो ये समानताएं भी इस बात की द्योतक हैं कि निश्चित रूप से आदिकाल में ये परस्पर जुड़े रहे होंगे। दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट द कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका एंड अमेरिका मस्ट हैव बीन वन इन द एंशिएंट टाइम्स। नाउ अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। जो अगला उन्होंने प्रमाण दिया वो था कि विभिन्न जीव जंतुओं यानी कि जीवों और पादपों उनके जो मृतावशेष थे वो विश्व के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जो परस्पर वर्तमान में बहुत दूर दूर हैं, किंतु वो आदिकाल में इस स्लाइड के द्वारा स्पष्ट होता है कि किस तरह से ये भाग जहाँ जहाँ पर ये जो भिन्न जीव जंतु हैं और जो ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा है जो कि हिमाच्छादित क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये फूल नुमा जो बिल्कुल निचले दाहिने हाथ की ओर जो दे रखे हैं वनस्पति का स्वरूप, ये ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है। तो इस स्लाइड में ग्रीन वाला क्षेत्र जिस तरह से ये परस्पर जुड़े हुए हैं और फिर ये जो एकदम संबद्धता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ स्वरूप इस बात को द्योतक है कि ये इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है ये इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरह से ये परस्पर आदिकाल में जुड़े हुए रहे होंगे। ये ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के विषय में है। फिर इसी स्लाइड के ऊपरी भाग में जो ये लिस्टोसॉरस जो प्राणी है इसके भी अवशेष भूरे रंग के हैं। ग्रीन में ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति दर्शाई गई है। फिर ये नीले में जो है मिसोसोरस इस जीव के वनस्पति अवशेष। ये जो जीव था ये मृदु जल युक्त झीलों में पाए जाने वाला जीव था जो कि समुद्र पार करके नहीं जा सकता था, किंतु अफ्रीका और अमेरिका के दक्षिणी भागों में इसके मृत अवशेष पाए जाते हैं और ये संभवतः इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये परस्पर पास रहे होंगे। इसके अलावा जो नारंगी वाला रंग है वो साइनोग्नेथस जो जंतु था उसके अवशेष वाला भाग है। सो the stretch of the fossils of these living beings, these creatures in the past that had survived in the past, and the Glossopteris flora, they also depict that they had been these continents must have been closer. इस चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से जुड़े जुड़े भाग में इन सारे मृतावशेष का जो विस्तार एकदम क्रम से फैला हुआ है जो कि एक होने की ओर संकेत करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं द अदर एविडेंसेस दैट वर गिवन बाय वैगनर वर द जियोडेटिक एविडेंस दैट। फिर उन्होंने क्या है भूगणितीय प्रमाण दिए कि भूगर्भ शास्त्रियों ने भूगर्भिक प्रमाण के आधार पर ये स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड द्वीप जो है वो 20 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से पश्चिम की ओर खिसक रहा था, किंतु 1930 के पश्चात इसका खिसकाव में कोई भी तरह का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। सो मैनी ऑफ द जियोलॉजिस्ट स्टेट दैट before 1930 the island Greenland island this was drifting westward at the rate of 20 meters per year, but after 1930 the traces of the drift cannot be received by the geologists. So this is one of the geodetic evidence. तो ये एक जो है भूगणितीय प्रमाण है जिसमें आकलन उन्होंने किया कि ग्रीनलैंड द्वीप किस तरह से 20 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से पश्चिम की ओर खिसक रहा था, और किंतु 1930 के पश्चात ये खिसकाव के प्रमाण नहीं मिले। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एविडेंसेस पुट फोर्थ बाय वैगनर। इसके बाद है लेमिंग्स इन स्कैंडिनेविया। सो व्हाट आर द लेमिंग्स? लेमिंग्स एक चूहे नामक जीव की प्रजाति है जो कि ग्रीनलैंड और जो स्कैंडिनेविया प्रांत है वहाँ पर पाई जाती है। सो लेमिंग्स आर द रोडेंट्स, दे आर रैट लाइक क्रीचर्स विच आर फाउंड इन स्कैंडिनेविया। नाउ लेट्स लर्न अबाउट स्कैंडिनेविया। जो हम स्कैंडिनेविया की बात कर रहे हैं ये क्या है कि यूरोप का जो भाग है
यूरोप का जो बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द वाला क्षेत्र है, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और जो द्वीप है इसके उत्तर पश्चिम में ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में आइसलैंड, और इसके पास में छोटे छोटे दो द्वीप एलन एंड फेरो, ये जो द्वीप हैं, ये पूरा के पूरा जो प्रांत है ये स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। अब इसके प्रमाण में जो उन्होंने बताया कि वर्तमान में देखा जाए तो ये लेमिंग जो प्रजाति के जीव हैं, इनको जब ये संख्या में बढ़ जाते हैं, जब इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है तो ये क्या है, पश्चिम की ओर बढ़ने लगते हैं और इस प्रयास में वो समुद्र में डूबकर मर जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। तो ये इस चीज़ को बताता है कि शायद वो थल की खोज में पश्चिम की ओर बढ़ रहे होते हैं, किंतु समुद्र आ जाने से उनका अंत हो जाता है। सो दिस लेमिंग्स इन स्कैंडिनेविया is the region that includes the northwestern part of Europe, that is around the Baltic Sea, Norway, Sweden, Finland, Netherlands, and the Iceland, so-called Iceland, in between Greenland and Europe, and also the two islands, small islands to the east of Iceland, that is Alan and Faroe, also are the region which consolidated is given the name of Scandinavia. So in this Scandinavian region, it is found that these lemmings, when they increase in number, when they trigger in number, then they start moving westward. So this westward movement, and in this effort they get drowned in the sea and die. Why do they drift westward? Might be in search of land that had existed in the past. तो ये एक चीज़ है। इसके अतिरिक्त जो यदि हम देखें, जो ऋतुवत जो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय पक्षी जो हैं हमारे हिमालय क्षेत्र की ओर आते हैं, संभवतः ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि ये परस्पर जुड़े हुए और नज़दीक रहे, निकट रहे भाग होंगे। एंड ऑल्सो द माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स, द नॉर्थ अमेरिकन एंड द यूरोपियन बर्ड्स टूवर्ड्स Himalayan range also suggests that these areas might have been very close in the ancient times. तो ये एक प्रमाण और उभर कर आता है जो कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, इसकी ओर संकेत करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन। नाउ जो वैगनर महोदय ने एक और प्रमाण ये दिखाया जो कि स्लाइड में हम देख सकते हैं कि अगर हम इस स्लाइड में देखें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये सारा जो सफ़ेद भाग है, यहाँ पर ये सारा के सारा जो कार्बोनिफेरस युगीन हिमानीकरण का अवलोकन किया जा सकता है, और ये इस चीज़ को बताता है कि किस तरह से ये संभवतः आपस में जुड़े रहे होंगे। नाउ इन दिस स्लाइड वी कैन विजुअलाइज द सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सदर्न पार्ट ऑफ India, Australia and Antarctica. The Carboniferous glaciation traces are found, which suggest now presently they are far apart, but they might have existed closer, that the impact in the adjoining areas can be found. इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने इसी स्लाइड में जो ट्रॉपिकल ओरिजिन के जो उष्ण कटिबंधीय कोयले के जो जमाव थे उसके विषय में भी बताया। यदि हम इस स्लाइड में देखें तो काला जो चित्र किया हुआ है इसमें एरोज से दिखाया गया है, ये काले काले जो छायांकित भाग हैं ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय कोयले के निर्माण वाले क्षेत्र हैं। So this again suggests that these regions presently they are far apart, but they might have been very close to each other. तो उन्होंने इस तरह से करके ये बताया। अब उन्होंने ये सारे कई सारे तथ्य रखे और अपने द्वारा प्रस्तावित जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया, जो इस बात को हमें सत्य मानने पर भी मजबूर करती है। इट appears to be very legitimate that the continents might have definitely drifted in the ancient past if we go through the various evidences given by Alfred Wegener. लेकिन यदि इनका विश्लेषणात्मक वो किया जाए, व्याख्या की जाए, तो हमें पता पड़ेगा कि उनके द्वारा प्रस्तावित जो संकल्पना थी उसमें कुछ कमियां रह गई। इफ़ वी गो थ्रू
critically go through the hypothesis proposed by Wagner, a number of setbacks can be visualized, which are given in this slide as in the form of points. इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि आलोचना के बिंदु क्या रहे। तो मार्जिन्स ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स कैनॉट बी वेरी प्रिसाइजली जिग्सोफिटेड। अगर ये देखें हम कि जैसा कि महाद्वीप वैगनर महोदय ने बताया कि सारे के सारे महाद्वीपों के तटवर्ती सिरों को जोड़ करके एक संगठित पेंजिया का स्वरूप दिखाया जा सकता है। अगर हम आज की स्थिति में जोड़ने का प्रयास करें तो बहुत सारे ऐसे महाद्वीपों के तट हैं जो परस्पर पूर्ण रूप से जुड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं, उनमें कुछ कमियां, कुछ दूरियां उभर कर आती हैं। सो द नेक्स्ट वन इज existence of mid-oceanic ridge act as the obstacle when South America and Africa coastline is zigzophated। अब जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट को यदि जोड़ा जाए तो वास्तव में अगर देखें हम वर्तमान में तो जो अंध महासागर में मध्य अंतः सागरीय कटक भी विद्यमान है। तो ये कटक कहाँ जाएगा? यदि आपने तटों को जोड़ दिया तो ये कटक की जो स्थिति है ये इनके सिद्धांत के पक्ष में एक बाधा, एक विरोधी तत्व के सामने के रूप में उभर कर आती है। तो ये एक आलोचना का बिंदु है। नाउ द सिमिलैरिटी इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अकर ओनली अलोंग द अटलांटिक ओशन। अब इन्होंने जो भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में वैगनर महोदय ने जो समानताएं दिखाई वो केवल उनका जो पक्ष था वो अंध महासागर तक ही सीमित होकर रह गया। उन्होंने विश्व के अन्य भागों में जो समानता है या नहीं है इस बात पर प्रकाश वैगनर महोदय ने पूर्ण रूप से नहीं डाला। तो ये भी एक आलोचना का बिंदु होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फॉसिल्स ऑफ ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा ऑल्सो एग्जिस्ट इन द पार्ट्स ऑफ लॉरेंशियन शील्ड। तो उन्होंने जो बताया है कि गोंडवाना लैंड वाले क्षेत्र में, इससे पूर्व वाली स्लाइड में हमने अवलोकन किया था कि ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा जो थी, वनस्पति जो थी, उसको केवल उन्होंने गोंडवाना लैंड वाले क्षेत्र में बताया, जबकि इसके कुछ अवशेष हैं वो अंगारा लैंड में भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक और आलोचना का बिंदु हो जाता है। दिस इज अगेन वन ऑफ द दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म that not only in Gondwana land but that in Laurentian Shield also the fossils of Glossopteris flora are found। अब अगला बिंदु है tidal force for westward drift needs to be 9,000 crore times greater which could have stopped the earth rotation। अब जैसा कि वैगनर महोदय ने बताया कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्व बल उस अवधि में इतना ज़्यादा भीषण था कि उन्होंने महाद्वीपों के भाग को पश्चिम की ओर खिसकने को विवश किया कि जिनके प्रतिफल में वो खिसके। और वास्तव में यदि तर्कसंगत रूप में देखा जाए तो ये ऐसा बल, ज्वारीय बल, कम से कम वर्तमान बल से 9,000 करोड़ गुना अधिक होना चाहिए। और यदि इतना अधिक होता है तो ये केवल महाद्वीपों को ही पश्चिम की ओर नहीं खींचेगा, बल्कि संभव है कि घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर भी विराम लगा दे। It might stop the earth from rotating on its axis had this force been this much, that is 9,000 crore times greater than what it is at present। तो ये एक बहुत बड़ा उनकी सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी है। फिर मूवमेंट ऑफ पेंजिया प्रायर टू कार्बोनिफेरस इज not explained and even the date and time too। फिर उन्होंने जो पेंजिया का ये बताया कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभंजन शुरू हुआ, उसका खिसकाव शुरू हुआ। सर्वप्रथम तो उन्होंने वो समय, निर्धारित समय नहीं बताया कि कौन सी अवधि थी, कौन सा दिन था जब ये विभंजन आरंभ हुआ, और इससे पहले पेंजिया की क्या स्थिति थी इस पर भी उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। कार्बोनिफेरस युग से पहले क्या स्थिति थी। सो ही जस्ट सेड
In his hypothesis, he has explained that the drift began in the Carboniferous period, but he did not put light on what was the condition of Pangaea prior to this drift, and also he did not explain the date and time when during the Carboniferous period the continental drift began. तो ये एक बहुत बड़ा आलोचना का बिंदु है। फिर उन्होंने ये बताया कि फ्री मूवमेंट ऑफ सियाल ओवर सीमा एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स बाय कोलिजन आर वेरी मच कॉन्ट्राडिक्टरी। जैसा कि उन्होंने ये बताया कि जो महाद्वीपीय सियाल था वो सीमा पर तैर रहे थे, और जहाँ जहाँ पर महाद्वीप परस्पर टकराए, उनके तट आपस में टकराए, जिनके परिणाम स्वरूप मूर्दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तो ये जो बता रहे हैं कि टकराना, पर्वतों का टकराना, महाद्वीपों का टकरा करके पर्वत की उत्पत्ति होना, और फिर सियाल का सीमा पर निरंतर तैरते रहना, ये दोनों बातें जरा विवादास्पद लगती हैं, जो कि स्पष्ट प्रकाश नहीं डालती हैं, जो कि स्पष्टतः इन मूर्दार पर्वतों की उत्पत्ति इस विस्थापन के कारण हुई, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता पाने में असमर्थ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेटबैक दैट एंड देयर इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन इन बिटवीन द कोलिजन of the Sial and also the floating of the Sial over Sima. Now, despite all above setbacks, the theory gained much recognition. अब यद्यपि महाद्वीपीय विस्थापन के जो सिद्धांत में ये अभी जो हमने चर्चा की, इसके आलोचना के बिंदुओं के संदर्भ में यद्यपि आलोचना के कई सारे पक्ष उभर करके आते हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने पर्याप्त मान्यता प्राप्त की है, क्योंकि इन्होंने जो प्रमाण प्रस्तुत किए वह बहुत ज़्यादा उनका बहुत सारयुक्त से प्रतीत होते हैं।